ओके बेटा, ओके। चलिए देखिए, तो नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, 3 स्टेट ऑफ मैटर में लिक्विड। पहली बात, लिक्विड क्या होता है ये आपको अंदाजा होना चाहिए कि व्हाट इज अ लिक्विड। कौन बताएगा लिक्विड क्या होता है? तो सिंपल बात करें लिक्विड की कि लिक्विड क्या होता है, चैप्टर नंबर आपका पता नहीं कौन सा है। लिक्विड स्टेट। तो डेफिनेशन इसकी हमने ऑलरेडी पढ़ी है, फिर भी इसको थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं कि ऐसी मैटर की स्टेट जिसमें क्या हो, डेफिनेट वॉल्यूम हो पर डेफिनेट शेप ना हो। द स्टेट ऑफ मैटर डिफाइन कैसे करेंगे? द स्टेट ऑफ मैटर हैविंग डेफिनेट वॉल्यूम, जिसको डेफिनेट वॉल्यूम हो, डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप, नो डेफिनेट शेप, जिसको डेफिनेट शेप ना हो। ठीक है, ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। अब दो चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि भाई वॉल्यूम क्यों होता है। क्योंकि लिक्विड मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्टिव फोर्स होती है। अगर लिक्विड मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्टिव फोर्स ना होती, अगर लिक्विड मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्टिव फोर्स ना होती, ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स ना होती तो इनको भी डेफिनेट वॉल्यूम ना होता। तो गैस को डेफिनेट वॉल्यूम क्यों नहीं होता? क्योंकि उन गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते। दूसरी बात, डेफिनेट शेप। डेफिनेट शेप क्यों नहीं है? नो डेफिनेट शेप, क्योंकि मॉलिक्यूल्स आर मूविंग, के मॉलिक्यूल्स जो हैं, लिक्विड मॉलिक्यूल्स फ्री हैं, एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूव कर सकते हैं। तो इस फ्री मूवमेंट की वजह से इनको डेफिनेट शेप नहीं होता। ठीक है, तो थोड़ा बुक की लैंग्वेज से देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या है कि लिक्विड स्टेट इज द स्टेट ऑफ मैटर हैविंग डेफिनेट वॉल्यूम, जिसको डेफिनेट वॉल्यूम हो बट नो डेफिनेट शेप, पर उसको डेफिनेट शेप ना हो तो इसको लिक्विड कहते हैं। This phase of matter is formed when particles come close together due to presence of short range attractive forces operating among them। कि ये गैस फेस आपका लिक्विड फेस में तब कन्वर्ट होगा जब गैस मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे को वीकली अट्रैक्ट करेंगे। जब अट्रैक्ट करेंगे तो वो गैसेस जो वो क्या बन जाएंगे? लिक्विड बन जाएंगे। ठीक है, और जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है वो शॉर्ट रेंज होगी। ठीक है, मॉलिक्यूल आपस में नजदीक आएंगे, जुड़ जाएंगे, फिर दूसरा मॉलिक्यूल उनको कोई कोलाइड करेगा, फिर दूर हो जाएंगे, फिर जुड़ेंगे, एक से टूटेंगे, दूसरे से जुड़ेंगे, दूसरे से टूटेंगे, तीसरे से जुड़ेंगे। इस तरह से ये सिलसिला चलता रहेगा। However, the magnitude of these forces vary from liquid to liquid। कि लिक्विड में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करती है। वो किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ लिक्विड पे। ठीक है, रियाज, वो नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करती है। ठीक है बेटा, तो नेचर ऑफ लिक्विड यानी किसकी बात करें? नेचर ऑफ लिक्विड का मतलब ये है कि भाई आपके पास से पोलर लिक्विड है, आपके पास नॉन पोलर लिक्विड है। तो अगर हम अट्रैक्टिव फोर्सेस की बात करें, किसमें ज्यादा होगी, किसमें कम होगी? वीक किसमें होगी? नॉन पोलर में क्या होंगी? वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी। ठीक है, और पोलर में क्या होगी? स्ट्रांग अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी। तो यही बात कर रहा है कि ये जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, ये अट्रैक्टिव फोर्सेस वेरी फ्रॉम लिक्विड टू लिक्विड, कि लिक्विड की नेचर के हिसाब से अट्रैक्टिव फोर्सेस चेंज होती जाएंगी। अच्छा, दिस इज ड्यू टू द ग्रेट वेरिएशंस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक बॉइलिंग पॉइंट, इवापोरेशन, विस्कोसिटी, etc। यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिसाइड करेंगी कि लिक्विड की बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, कितने रेट पे वो इवापोरेट होगा, कितने रेट पे वो फ्लो करेगा, या उसके फ्लो में रुकावट कितनी होगी, जिसको हम विस्कोसिटी कह रहे हैं। तो ये सारी चीजें अट्रैक्टिव फोर्सेस पे डिपेंड करती हैं। जितनी अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रांग होंगी उतना प्रॉपर्टीज क्या होती जाएंगी? चेंज होती जाएंगी। ठीक है, इसको आगे बढ़ाते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा? सिंपल सी बात है।
तो भाई प्योर लिक्विड क्या होगा? भाई कह रहा है कि अ प्योर लिक्विड इज सेड टू बी अ सिंगल फेज सब्सटेंस, कि अगर लिक्विड प्योर है तो वो सिंगल फेज सब्सटेंस होगा, एंड कंपोज्ड ऑफ आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स, कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आइडेंटिकल होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप बेंजीन लिक्विड को देख रहे हैं तो बेंजीन अगर प्योर है तो जितने भी उसमें मॉलिक्यूल सारे के सारे किसके होने चाहिए? बेंजीन के होने चाहिए, ठीक है। इन द लिक्विड स्टेट though atoms and molecules remain close together in the form of clusters but acquire enough energy for moving around and can slip over each other, कि भाई लिक्विड मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्टिव फोर्स तो है, लिक्विड मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, उसके बावजूद इनके पास इतनी इनफ एनर्जी है कि ये एक जगह से दूसरी जगह इजिली मूव कर सकते हैं, ठीक है। This freedom of liquid molecules move easily make them flow and pour, और इस फ्रीडम की वजह से लिक्विड जो है जिस हम कंटेनर में डालेंगे वो पोर यानी फिल हो जाएगा। अब गैस जो है वो पूरा का पूरा सिलेंडर को फिलअप करते हैं, लिक्विड कितना फिल करेंगे? जितना उनका वॉल्यूम होगा, ठीक है, जितना उनका वॉल्यूम होगा, ठीक है। वाटर इज द मोस्ट अबंडेंट लिक्विड कंपाउंड प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट। अब अगर हम अर्थ की बात करें तो 70% लिक्विड जो है वो वाटर है, ठीक है। 70% ओशंस और जो ये सी है इनमें 70% जो है वाटर, यानी अर्थ की कंपोजिशन में ज्यादातर हिस्सा जो है वो किसका? लिक्विड का है। वाटर इज यूज्ड बाय ह्यूमन बींग्स इन मेनी नेसेसरी प्रोसेसेस फॉर द एग्जांपल्स एग्रीकल्चर, ड्रिंकिंग, वॉशिंग इटीसी। अब देखें, एक तो ये चीजें हो गई कि भाई वाटर नेसेसरी है हमारी ह्यूमन बॉडी में। अगर बाय वेट निकालें, यानी अगर हम बॉडी का वेट निकालें तो जितना, अगर एक पर्सन का 100 kg वेट है तो उसमें 70 kg जो है अराउंड वाटर होगा। 70% हमारी बॉडी में भी वाटर होता है, अर्थ पे भी 70% वाटर होता है, ठीक है बेटा। अच्छा, इट इज अ फैक्ट that almost 70% of our body consists of water, के 70% जो मॉलिक्यूल है वो क्या होंगे? वाटर होंगे। आयल्स आर आल्सो लिक्विड्स, आयल जो हैं वो भी आल्सो लिक्विड हैं। उसके बाद प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन अवर डेली लाइफ, कि हमारी डेली लाइफ में वो भी रोल प्ले करते हैं। क्या प्ले करते हैं? आयल्स का डिफरेंट रोल होता है, तो इसको आगे बढ़ाते हैं। आयल्स के यूजेस के बारे में बात कर रहे थे, तो भाई आयल्स आर आल्सो लिक्विड प्ले इंपॉर्टेंट रोल। कौन से रोल है? वी यूज आयल्स फॉर lubricating इंजन ऑफ ऑटोमोबाइल्स, इन द हाइड्रोलिक मशीन्स, एंड आल्सो फॉर द कुकिंग फूड एडिबल ऑयल्स, ठीक है। देखिए आयल्स के यूज क्या है? पहली बात लिब्रिकेटिंग। देखिए आपके घर में कोई जनरेटर पड़ा हुआ है या आप गाड़ी चलाते हैं, बाइक है या कुछ भी है, तो आफ्टर सर्टेन माइलेज, आफ्टर सर्टेन रनिंग हम उसमें मोबिल ऑयल डालते हैं। तो मोबिल ऑयल का काम क्या होता है? लुब्रिकेशन, यानी वो जो क्या कहते हैं, जो इंजन के पार्ट्स हैं वो घिस घिस के उसमें फ्रिक्शनल फोर्स को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है, हम क्या यूज करते हैं? लुब्रिकेंट्स यूज करते हैं ऑटोमोबाइल्स में, और हाइड्रोलिक मशीन्स जो हैं उसमें यूज करते हैं। उसके बाद कुकिंग ऑयल हम खाने में यूज करते हैं। तो मैनी फ्यूल्स, फॉर एग्जांपल गैसोलीन। अब गैसोलीन इज अदर वर्ड ऑफ पेट्रोल। ये मैनी फ्यूल्स जो है, केरोसिन ऑयल, उसके बाद जो है आपका डीजल ऑयल और लिक्विड, ये भी लिक्विड होते हैं। उसके बाद क्या चीज है कि सम एलिमेंट्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अब दो ही एलिमेंट हैं, मेटल की बात करें तो मर्क्यूरी लिक्विड होता है, नॉन मेटल की बात करें तो ब्रोमीन लिक्विड होता है। बाकी सारे या तो गैसेज होंगे या सॉलिड होंगे, लिक्विड टोटल दो हैं। मेटल की बात करें तो ब्रोमीन, और नॉन मेटल की बात करें तो, ठीक है, मर्क्यूरी होता है, ठीक है। भाई इस इंट्रोडक्टरी पेज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? इंट्रोडक्टरी पेज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? एक मिनट बुक खोल के बैठिए अपनी। इंट्रोडक्टरी पेज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पे आ जाएं। तो अब बात करते हैं किसकी? काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की, ठीक है। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर, काइनेटिक का मतलब क्या है? मूविंग, और दिस थ्योरी डील्स विद द मोशन ऑफ पार्टिकल्स।
पहली पहली बात के बिहेवियर ऑफ लिक्विड इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी इज समराइज्ड बिलो। कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने एक्सप्रेस करनी है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये है कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर क्लोज टुगेदर हैविंग स्मॉल स्पेस अमंग देम। अब हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ने हमें गैसेस में बताया था कि गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, पर यहाँ पे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी बता रही है कि लिक्विड मॉलिक्यूल जो हैं वो काफी क्लोज होते हैं एक दूसरे में, पर मूव जो है वो रेंडमली करते हैं, ठीक है। डायरेक्शन किसी का अपना अपना होगा और इनमें एक वीक अट्रैक्टिव फोर्स भी होगी, ठीक है। और इनके दरमियान क्योंकि इनमें अट्रैक्टिव फोर्स है तो इनके दरमियान क्लोजनेस होगी, ये ग्रुप की फॉर्म में होंगे, क्लस्टर की फॉर्म में एक दूसरे के नजदीक होते हैं। और इनके दरमियान जो फ्री स्पेस है वो क्या होगा, कम होगा। फ्री स्पेस यानी गैस मॉलिक्यूल्स वाइडली स्प्रेड थे, एक दूसरे से बहुत दूर दूर थे। लिक्विड मॉलिक्यूल इतने दूर नहीं होंगे, लिक्विड मॉलिक्यूल करीब करीब होंगे। और लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर इन कांस्टेंट मोशन बट देयर मूवमेंट इज रिस्ट्रिक्टेड। कि गैसेस की तरह लिक्विड मॉलिक्यूल्स भी कांस्टेंट मोशन में होते हैं, पर इनकी मोशन जो है उनको रिस्ट्रिक्ट कौन करती है, इनकी अट्रैक्टिव फोर्स। क्योंकि इनमें अट्रैक्टिव फोर्स होती है तो मॉलिक्यूल जहां पे दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ जाएगा तो थोड़ा स्लो हो जाएगा। अगर फिर उसी को किसी मॉलिक्यूल ने वहां से क्या किया, कोलाइड किया, तो टूट गया, अकेला हो गया, तो फिर जो है वो तेजी से मूव करने लगेगा। तो इनकी जो मूवमेंट है वो रेंडम होती है और ये मूव करते रहेंगे। There are weak attractive forces present among the liquid molecules। कि लिक्विड मॉलिक्यूल में अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं पर इतनी स्ट्रांग नहीं होती हैं। हाँ, गैस से स्ट्रांग होती हैं पर सॉलिड से क्या होती हैं, वीक होती हैं, सॉलिड से वीक होती हैं, ठीक है बेटा। द कोलियन अमंग द गैस मॉलिक्यूल्स आर मोर फ्रीक्वेंट। सॉरी, लिक्विड मॉलिक्यूल्स में कोलियंस क्यों मोर फ्रीक्वेंट हैं, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल तो दूर दूर थे, ये नजदीक हैं, तो जितना नजदीक होंगे तो क्या होंगे, कोलियन ज्यादा होगी। Brownian motion is the result of unequal number of collisions of liquid molecules with one each other। पहली बात के Brownian movement क्या होती है, Brownian movement is the zigzag motion। Brownian movement is the zigzag motion, ठीक है। Brownian movement is the zigzag motion होती है। कैसे होती है कि भाई ये मॉलिक्यूल जो है आपका इससे आके टकराया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, यानी कोई प्रॉपर डायरेक्शन में मूवमेंट ना हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। जो रॉबर्ट ब्राउन ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। और ब्राउनियन मूवमेंट ये बताती है कि लिक्विड मॉलिक्यूल जो है वो मूविंग होती हैं और लिक्विड मॉलिक्यूल जो एक जगह पे स्टेशनरी नहीं होते। अनलाइक गैसेस के बरक्स लिक्विड डू नॉट शो एप्रिशिएट इंक्रीज इन वॉल्यूम बाय हीटिंग। कि जैसे हम गैसेस में हमने देखा था कि अगर हम प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं, चार्ल्स लॉ अप्लाई करते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर डबल करते हैं, तो गैस का वॉल्यूम डबल हो रहा था। यहाँ पे लिक्विड में ऐसा नहीं होता। आप टेम्परेचर डबल कर लें, ट्रिपल कर लें, वॉल्यूम में चेंज बहुत ही थोड़ी आएगी। आप टेम्परेचर कम कर लें, यानी आपने हाफ कर लिया, 4 मरतबा कम कर लिया, 10 मरतबा कम कर लिया, तो जो कंट्रैक्शन भी होगी वो भी गैसेस जितनी नहीं होगी, बहुत थोड़ी मिकदार में वॉल्यूम बढ़ेगा बहुत ज्यादा टेम्परेचर देने पे, और बहुत थोड़ा वॉल्यूम कम होगा बहुत ज्यादा टेम्परेचर कम करने पे। यानी गैसेस की तरह ये इतने ज्यादा एक्सपेंड नहीं होते। हाँ, एक्सपेंशन होती है पर बहुत ही माइन्यूट होती है, थोड़ी मिकदार में होती है। बेटा एक मरतबा इसको पढ़ जाएं, बुक से एक मरतबा पढ़ जाएं, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें। एनी प्रॉब्लम केएमटी में एनी प्रॉब्लम? हरी अप गाइस। लास्ट वाला यही है कि गैसेस की तरह लिक्विड इतना नहीं फैलते हीटिंग और कूलिंग से। या इसकी वर्ड मीनिंग ही पढ़ लो। उसके बाद ये है सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। लिक्विड की सिंपल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? तो पहली प्रॉपर्टी की बात करते हैं, डिफ्यूजन। अब हमने यहाँ पे ये देखा कि लिक्विड मॉलिक्यूल काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी बता रही है कि एक दूसरे के नजदीक होते हैं, ग्रुप के फॉर्म में होते हैं और गैस की तरह दूर दूर नहीं होते, और इनकी मॉलिक्यूलर मोशन भी जो है इतनी तेज नहीं होती। तो डिफ्यूजन तेज होने के लिए जरूरी है एक तो ज्यादा स्पेस होना चाहिए,
और मॉलिक्यूलर वेलोसिटी भी तेज होनी चाहिए। तो लिक्विड में दोनों चीजें क्या होती हैं, कम होती हैं। तो लिक्विड का डिफ्यूजन क्या होता है, गैसेस से कम होता है। क्यों होता है? तो टू मिसिबल लिक्विड्स, अब यहाँ पे एक चीज क्लियर कर लें कि जो इमिसिबल लिक्विड्स होंगे, इमिसिबल लिक्विड्स जो होंगे डू नॉट डिफ्यूज, कि अगर दो लिक्विड ऐसे हैं जो एक दूसरे में मिक्सअप नहीं होते तो वो डिफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। यानी जो एक दूसरे में सॉल्युबल नहीं है तो वो डिफ्यूज नहीं होंगे। यानी से कि अगर आपके पास अल्कोहल प्लस वाटर है, आपके पास वाटर प्लस बेंजीन है, तो मुझे बताएं इन दोनों में डिफ्यूजन किस में होगी, किस में नहीं होगी? ए बी, डिफ्यूजन किस में होगी, किस में नहीं होगी? किस में होगी, किस में नहीं होगी? ए में डिफ्यूजन होगी क्योंकि इनमें एक जैसी फोर्सेज हैं, दोनों में हाइड्रोजन बांड, और ये इमिसिबल है, ये मिसिबल है। तो ये बात समझने की है कि मिसिबल लिक्विड में डिफ्यूजन होगी, इमिसिबल में, इमिसिबल का मतलब होता है कि नॉट सॉल्युबल इन एनी प्रोपोर्शन, मिसिबल का मतलब होता है कि सॉल्युबल इन ऑल प्रोपोर्शन। तो लिक्विड जितना एक दूसरे में मिक्स होंगे तो डिफ्यूजन हो सकती है। मिक्स कब होंगे? जब उन दोनों में अट्रैक्टिव फोर्स एक जैसी होगी, ठीक है बेटा। तो two miscible liquids diffuse into each other. However, process of diffusion in liquids is slower than gases. Small intermolecular gaps के मॉलिक्यूल के दरमियान स्पेस कम होगा, which causes difficulties in their molecular movement. अब जितना स्पेस कम होगा और अट्रैक्टिव फोर्स भी है, अब दूसरे मॉलिक्यूल एक मूविंग मॉलिक्यूल को अपनी ओर खींचेंगे, उसकी मोशन को क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्ट करेंगे। और जो छोटा गैप है, गैप छोटा है तो वो मिक्सिंग में क्या होगी, डिफिकल्टी होगी। कि इसी वजह से फॉर एग्जांपल अ ड्रॉप ऑफ इंक इज स्प्रेड इन ग्लास ऑफ फुल ऑफ वाटर स्लोली, के जब आप एक शीशे का गिलास पानी से भरा हुआ, उसमें अगर आप एक इंक का ड्रॉप डालते हैं तो वो आहिस्ता 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 क्या होगा, फैलेगा, ठीक है बेटा। कंप्रेशन की बात करें कि अगेन गैसेस में हमने देखा था, बॉयल्स लॉ में देखें कि अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं तो गैस का वॉल्यूम आधा हो जाता है अगर हम प्रेशर डबल करें। तो गैस में कंप्रेसिबिलिटी वेरी हाई होती है, और वेरी हाई कंप्रेसिबिलिटी का जो सिंपल कारण है, रीजन है, वो यही था कि उसके मॉलिक्यूल्स में लार्ज स्पेस ज्यादा होता है, मॉलिक्यूल्स दूर दूर से। लिक्विड मॉलिक्यूल इतने दूर नहीं होते तो इनमें कंप्रेशन होगी और बहुत ही कम होगी। कंट्रैक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, ये सारी प्रॉपर्टीज लिक्विड में होती हैं, पर गैसेस की कंपैरिजन में बहुत कम होंगी, बहुत कम होंगी, ठीक है बेटा। Liquids are very less compressible as compared to the gases. In terms of kinetic molecular theory, liquid molecules are in constant random motion. Small intermolecular force. If we put pressure on liquid volume, it does not appreciate. ठीक है कि भाई जब आप किसी लिक्विड पे प्रेशर अप्लाई करोगे, ठीक है, प्रेशर अप्लाई करोगे तो क्या होगा कि लिक्विड की जो वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा कम नहीं होगा। यहां पे देखें कि यहां से यानी इतना लिक्विड था, कंप्रेशन कितनी हुई है, बहुत ही थोड़ी हुई है, यानी यहां से जाके यहां तक वॉल्यूम आया, ठीक है। यानी ये थोड़ी सी कंप्रेशन हुई है बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई करने पे, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई करने पे थोड़ी सी कंप्रेशन हुई है लिक्विड में, तो लिक्विड इतना ज्यादा कंप्रेस नहीं होती। एन एग्जांपल ऑफ कंप्रेशन ऑफ लिक्विड इज हाइड्रोलिक ब्रेक इन ऑटोमोबाइल्स। गाड़ियों में एक ब्रेक ऑयल डाला जाता है, तो जब हम ब्रेक को प्रेस करते हैं, ठीक है, तो उस ब्रेक के वो प्रेस करने में क्या होगा कि वो हाइड्रोलिक ब्रेक जो आगे प्रेशर डालेगा, लिक्विड कंप्रेस होगा, उसके जरिए एक फोर्स जो है डेवलप होगी, जो डिस्क को जो है वो प्रेस होगी और व्हील आपका जो है वो ब्रेक लगाएगा, ठीक है। तो कंप्रेशन जो है एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें लिक्विड क्या होगा, उसका वॉल्यूम कम होगा। कितना कम होगा कि बहुत ही थोड़ा कम होगा। गैसेस के हिसाब से लिक्विड का वॉल्यूम बहुत थोड़ा कम होगा। इसमें कोई इशू बेटा कि कंप्रेशन कम क्यों है, कंप्रेशन कम क्यों है बता सकते हैं आप?
स्मॉल स्पेस की वजह से। ठीक है बेटा, एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन का सेम रीजन है। वो काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी के आखिरी पॉइंट में था कि लिक्विड का वॉल्यूम जो है वो हीटिंग पे और कूलिंग पे बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता। हाँ, लिक्विड एक्सपेंड होगा हीटिंग पे, पर उसका जो वॉल्यूम चेंज होगा, जो इंक्रीज होगा, वो बहुत कम होगा। गैसेस की तरह बहुत ज्यादा वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होगा। और कंट्रैक्शन पे जब आप टेम्परेचर कम करेंगे तो अगेन वॉल्यूम कम होगा, पर बहुत ही थोड़ा कम होगा। ठीक है बेटा, तो इसमें इसको इधर ही वाइंड अप करते आगे आते हैं, मॉलिक्यूलर मोशन की बात करते हैं। Molecular liquid molecules move randomly in all possible directions. However, due to small gaps and attractive forces, speed of molecules is slower as compared to the gases. ये बात समझ आ रही है कि लिक्विड मॉलिक्यूल भी गैसेस की तरह रेंडमली मूव करते हैं, कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है। पर क्योंकि लिक्विड मॉलिक्यूल एक दूसरे के नजदीक होते हैं और एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इस वजह से जितना गैस मॉलिक्यूल फ्रीक्वेंटली मूव कर सकेगा उतना लिक्विड मॉलिक्यूल मूव नहीं कर सकेगा। तो इस वजह से गैसेस की जो लिक्विड की जो वेलोसिटी है, मॉलिक्यूलर मोशन है, वो कम होती है बिकॉज ऑफ स्मॉल गैप बिटवीन द मॉलिक्यूल्स और स्मॉल वैकेंट स्पेस। और दूसरा अट्रैक्टिव फोर्स। ये दो रीजन है जिसकी वजह से लिक्विड मॉलिक्यूल इतना तेजी से मूव नहीं कर सकते। ये बात समझ आ रही है बेटा? ये बात समझ आ रही है? ओके ओके बेटा, तो काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड स्टेट आर क्वाइट नियरर टू ईच अदर, एक दूसरे के नजदीक होते हैं। ठीक है भाई, ये लिक्विड मॉलिक्यूल आपने बना लिया, एक दूसरे के नजदीक है, पर थोड़ा स्पेस है। ठीक है, ईच अदर ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्सेस, क्योंकि एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। हेंस कूलियन अमंग देम इज नॉट फास्ट एज इन गैसेस, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल तेजी से टकराते हैं तो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन जितना तेजी से टकराएंगे उतना दूर जाएंगे, तो उनका मीन फ्री पाथ ज्यादा था। अब लिक्विड मॉलिक्यूल एक दूसरे के नजदीक होंगे तो आहिस्ता आहिस्ता जब एक दूसरे से टकराएंगे तो इतना प्रेशर डेवलप नहीं करेंगे। इनका जो प्रेशर होगा वो इन द फॉर्म ऑफ वेपर डेवलप होगा, जिसको हम वेपर प्रेशर कहते हैं। और देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स इज रिलेटिवली लो, कि अगर आप किसी भी गैस से कंपेयर करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी है क्या कि मॉलिक्यूलर वेलोसिटी, मॉलिक्यूलर मोशन, वो मोशन जिसके जरिए मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं तो उसको काइनेटिक एनर्जी मूव कराती है। तो मोशन किसकी ज्यादा होती है? गैसेस की, तो काइनेटिक एनर्जी भी गैसेस की ज्यादा होगी। लिक्विड की कम होती है तो काइनेटिक एनर्जी लिक्विड की क्या होगी? कम होगी। उसके बाद क्या, हाउएवर राइज इन टेम्परेचर ब्रेक डाउन द अट्रैक्टिव फोर्सेस, कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, हमने पढ़ा है एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो जैसे ही आप लिक्विड को हीट करेंगे टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, मॉलिक्यूल जोर से एक दूसरे से टकराएंगे, जितना उनकी मॉलिक्यूलर वेलोसिटी बढ़ेगी अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाएगी। तो जैसे जैसे अट्रैक्टिव फोर्स कम या खत्म होती जाएगी आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, लिक्विड थोड़ा एक्सपेंड कर जाएगा। ठीक है, इंक्रीज द मॉलिक्यूलर करंट रिजल्ट इन इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, की उससे आप हीटिंग से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने से मॉलिक्यूल तेजी से टकराएंगे, तेजी से टकराने से उनकी अट्रैक्टिव फोर्स में कमी आती जाएगी। पॉसिबल है कि अगर टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाते हैं, हीट ज्यादा देते हैं, तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर होते जाएंगे, अलग अलग होते जाएंगे और गैस में कन्वर्ट होते जाएंगे। ठीक है बेटा, इसमें कोई प्रॉब्लम? इसमें कोई प्रॉब्लम? इसमें कोई प्रॉब्लम बेटा? नो? ओके, तो नेक्स्ट चीज पे आते हैं। द नेक्स्ट चीज इज व्हाट? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं, देखिए दो किस्म की फोर्सेस होती हैं। अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस दो किस्म की होती हैं। एक प्राइमरी अट्रैक्टिव फोर्सेस भी दो किस्म की, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। और हमने पढ़ा था
कि आफ्टर फॉर्मेशन कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट दोनों क्या कैसे लगते हैं, कोवेलेंट जैसे लगते हैं, यानी इन दोनों में बाद में कोई फर्क नहीं होता। पर आप डिफाइन करने की हद तक ये बता सकते हो कि प्राइमरी फोर्सेस जो हैं कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को, या हम प्राइमरी फोर्सेस किसको कहते हैं, हम ट्रू केमिकल बॉन्ड को कहते हैं, ट्रू केमिकल बॉन्ड। अब सरप्राइजिंग होंगे कि हमने इधर आयनिक बॉन्ड भी तो ट्रू केमिकल बॉन्ड होता है, वो यहाँ पे क्यों नहीं लिखा हमने, कौन बताएगा? आयनिक बॉन्ड भी तो बेटा ट्रू फोर्स होती है, वो हमने क्यों नहीं लिखा? बहुत होगा अट्रैक्टिव फोर्स और लो गैप, गैप कम होने की वजह से, और दोनों चीजें होंगी। तो बताएं भाई आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हम बात कर रहे हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की, ठीक है, मॉलिक्यूलर फोर्सेस, आयनिक कंपाउंड मॉलिक्यूल नहीं बनाते, बिल्कुल सही अर्थ ना। अब देखिए दूसरी फोर्सेस जो होती हैं इनको कहते हैं सेकेंडरी फोर्सेस। अब इसको सेकेंडरी फोर्सेस भी कहते हैं, आप इनको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी कहते हैं। अब फिर इनको क्या कहते हैं? आप इनको इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस भी कहते हैं। ये इंट्रामॉलिक्यूलर है, ये इंटरमॉलिक्यूलर है, ठीक है, फुल फॉर्म में लिख लेते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और इन सबको ज्यादा इजीली लिखना हो तो सेकेंडरी और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस को हम कहते हैं कि ये वैन डर वाल्स फोर्सेस, यानी इनको मोर प्रिसाइजली जो है वैन डर वाल्स फोर्सेस कहते हैं। इसकी तीन टाइप्स हैं जो हमने करनी है। नंबर 1 लंदन डिस्पर्शन फोर्स, नंबर 2 डायपोल डायपोल फोर्स, नंबर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। ये तीन फोर्सेस हैं सेकेंडरी जो हमने करनी है। थोड़ा सा अगर ओवरव्यू दें आपको तो वो ये है कि ये अगर इनका वेटेज 100% है, ठीक है, तो लंदन डिस्पर्शन का फोर्स लेस देन 1% होता है एज कंपेयर टू दिस वन प्राइमरी फोर्सेस के। डायपोल डायपोल फोर्स ऑलमोस्ट ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1%, और हाइड्रोजन बॉन्ड 5 to 10%। यानी मान लें कि अगर कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए अगर 100 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए, कितनी चाहिए? 100 किलो जूल पर मोल, ठीक है, तो लंदन डिस्पर्शन फोर्स को मॉलिक्यूल को सेपरेट करने के लिए 1 किलो जूल से भी कम एनर्जी चाहिए, यानी लेस देन 1% एज इक्वल टू द कोवेलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है। अगर डायपोल डायपोल फोर्स की बात करें तो दे आर ऑलमोस्ट 1% एज इक्वल टू द कोवेलेंट बॉन्ड। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें तो दे आर 5 to 10% एज स्ट्रॉन्ग एज द कोवेलेंट बॉन्ड। यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा हुआ? सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा हुआ बेटा? कौन हुआ सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है बेटा। चलें तो बुक की लैंग्वेज को देखते हैं। द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन अमंग लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, आर सेकेंडरी फोर्सेज, आर मोर फेमसली वैन डर वाल्स फोर्सेज। यानी जो फोर्स लिक्विड मॉलिक्यूल्स को आपस में बांध के रखती है, एक लिक्विड मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को जिस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, उसको तीन लफ्जों में आप याद कर सकते हैं। नंबर 1 कि आप उसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहेंगे, नंबर 2 आप उसको सेकेंडरी फोर्स कहेंगे, नंबर 3 आप उसको वैन डर वाल्स फोर्स कहेंगे। और ये फोर्सेज हमेशा वीक होती हैं, किससे? प्राइमरी फोर्सेज से या कोवेलेंट बॉन्ड से, ठीक है। तो दीज अट्रैक्टिव फोर्सेज आर एक्चुअली फिजिकल बॉन्ड्स, फिजिकल बॉन्ड यानी नो केमिकल बॉन्ड। या फिर क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होती है, यानी ऑलरेडी अगर चार्जेस डेवलप हैं तो वो ऑलरेडी चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को वीकली अट्रैक्ट करेंगे। अब इन फोर्सेज में, हाइड्रोजन बॉन्ड में, डायपोल डायपोल फोर्स में, लंदन डिस्पर्शन फोर्स में, ना कोई किसी को इलेक्ट्रॉन देता है ना कोई किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है। सारे जो है ये ऑलरेडी चार्जेस डेवलप करवानी पड़ती है या होती है, यानी मॉलिक्यूल या तो टेम्पररी डायपोल बनता है या परमानेंट डायपोल होता है। तो मॉलिक्यूल अगर परमानेंट डायपोल है तो उसमें डायपोल डायपोल फोर्स या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। अगर मॉलिक्यूल नॉन पोलर है तो पहले वो क्या होगा कि टेम्पररी डायपोल होगा, जिसको इंस्टेंटेनियस डायपोल कहते हैं।
फिर वो पोलैरिटी दूसरे मॉलिक्यूल में इंड्यूस करेगा, जिसको इंड्यूस डायपोल कहेंगे। ठीक है, तो अब ये जो इंस्टेंटेनियस डायपोल और जो इंड्यूस डायपोल है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इसको कहेंगे लंडन डिस्पर्शन फोर्स, लंडन डिस्पर्शन फोर्स कहेंगे। तो ये फिजिकल बांड होते हैं, इनमें कोई केमिकल बांड नहीं होता, ये वीक इंटरेक्शन होती है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व नहीं होते। सिर्फ जो मॉलिक्यूल में चार्जेस एग्जिस्ट करती हैं या हम एग्जिस्ट करवाते हैं बाय चेंजिंग द कंडीशन, वो उसके बिना पे मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एनी प्रॉब्लम दिस इन दिस एरिया बेटा? एनी प्रॉब्लम इन दिस एरिया? एक नजर देख लें। क्लियर है? चलिए इसको सेव करते हैं। पहली जो फोर्स है वो है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। पहली बात के डायपोल किसको कहते हैं? हमने कोवेलेंट बांड में पढ़ा था कि कोवेलेंट बांड के दो किस्म होते हैं, एक पोलर कोवेलेंट बांड, दूसरा नॉन पोलर कोवेलेंट बांड। पोलर बांड कब बनता है? जब दो डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन होंगे, जब दो डिफरेंट क्या करेंगे भैया, बांड जो है या तो पोलर होगा, यानी कोवेलेंट बांड जो है, कोवेलेंट बांड क्या हो सकता है? या तो नॉन पोलर होगा, नॉन पोलर कब होगा, पोलर कब होगा? ठीक है, इनकी कंडीशंस हैं कि भाई अगर होमोएटॉमिक है या हेट्रोएटॉमिक है, मॉलिक्यूल जो है हेट्रोएटॉमिक है, पर उसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है वो लेस देन 0.5 है, वो भी नॉन पोलर होगा। पोलर कौन होगा? पहली बात कि हेट्रो होना चाहिए, होमो नहीं होना चाहिए। उसके बाद सेकंड कंडीशन है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो है वो इक्वल टू आर ग्रेटर देन 0.5 होना चाहिए, इक्वल टू आर ग्रेटर देन 0.5 होना चाहिए। ठीक है, अच्छा तो इस साइड पे आ जाएं तो मोनोएटॉमिक गैसेस हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडन, ये सारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, उसके बाद जितने भी होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसके बाद आपका जो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर। ठीक है, सल्फर सॉलिड है तो हम लिक्विड की बात करें, फास्फोरस भी सॉलिड है। ठीक है, अब ये गैसेज हैं, चले हम मॉलिक्यूल की बात करें तो ये आपके जो है मॉलिक्यूल में आ जाएंगे, लिक्विड में नहीं आएंगे। ठीक है, ये आपके नॉन पोलर लिपिड है, नॉन पोलर जिसपे कोई चार्जेस नहीं है। भाई आपके जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं, ऑल हाइड्रोकार्बन्स आर कंसीडर्ड एज नॉन पोलर, क्योंकि उनका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो है वो कम होता है 0.5 से। बेंजीन हो गया या और भी जितने भी हो गए। ठीक है, हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल पोलर कौन से होंगे? हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो है वो 0.5 और उससे ज्यादा हो। ये एक कॉमन कंडीशन है, नॉट इन ऑलवेज केसेस। कभी कभी दो एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिल्कुल जीरो होता है, फिर भी वो पोलर होते हैं। तो मैं आपको दो एग्जांपल दे दूं कि भाई कार्बन आयोडीन, ठीक है, नाइट्रोजन क्लोरीन, ये बॉन्ड इनका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिल्कुल जीरो है। इसका भी, क्योंकि दोनों की 3 है, इसका भी जीरो है, इसका भी जीरो है। ठीक है, तो फिर भी जब मॉलिक्यूल बनता है तो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज लगाते हैं, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज लगाते हैं। क्यों? कि हैलोजेंस की जो आपकी क्या कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज है वो इनसे ज्यादा होती है। तो जब ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो डोमिनेंट होती है एटॉमिक रेडियस पे। इस वजह से क्या होगा कि आपका
ये जो मॉलिक्यूल है ये पोलर होता है, और पोलरिटी का हमें पता कहां से चलेगा, मॉलिक्यूल के डायपोल मोमेंट से, आयनिक कैरेक्टर से, कंडक्टिविटी से, बहुत सारे जो है प्रॉपर्टी से पता चल सकता है। ठीक है, तो HCl हो गया। HCl क्या है, पोलर है, पार्शियल नेगेटिव। उसके बाद आपका CH3Cl हो गया, तो कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव, क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, आपका HNO3 हो गया, तो भाई हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस जनरली 0.5 से क्या होता है, ज्यादा होता है, और नॉट ऑलवेज 0.5 से ज्यादा होता है। तो ये मैंने आपको दो एक्सेप्शंस बता दी कि इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस 0 है, फिर भी ये बॉन्ड पोलर होते हैं। क्यों? ये बॉन्ड जो है पोलरिटी शो करता है। ठीक है, तो ये जो पोलर मॉलिक्यूल हैं, अब थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करते हैं कि मॉलिक्यूल अगर नॉन पोलर है, तो पहले क्या होगा कि हम इसका टेम्परेचर लो करेंगे, प्रेशर हाई करेंगे। इस कंडीशन पे क्या होगा कि जैसे ही आप नॉन पोलर जो गैस एलिमेंट है उसका टेम्परेचर लो करोगे, प्रेशर हाई करोगे, ठीक है, तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो पहले जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो स्फेरिकल होता है, जब ये स्लोली एक दूसरे के नजदीक आएंगे, ठीक है, तो इनके जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड हैं एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब ये बॉन्ड नहीं बन रहा, इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इस रिपल्शन के नतीजे में क्या होगा कि इसका जो शेप है वो चेंज हो जाएगा। प्रोटॉन डेंसिटी एक साइड चली गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक साइड चली गई। अब ये मॉलिक्यूल क्या बन गया है, ये मॉलिक्यूल जो कि नॉन पोलर था, ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर था, इस पे कोई चार्ज नहीं थी। अब ये परमानेंट डायपोल बन गया है कि इंस्टेंटेनियस डायपोल बन गया है? क्या बन गया ये, परमानेंट डायपोल या इंस्टेंटेनियस डायपोल? परमानेंट डायपोल के इंस्टेंटेनियस डायपोल? ये कब बना है, जब आपने क्या किया कि प्रेशर लो किया, सॉरी प्रेशर हाई किया, मॉलिक्यूल गैस कंप्रेस हुई, मॉलिक्यूल एक दूसरे के नजदीक आए, फिर आपने टेम्परेचर कम किया तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आस्ते आस्ते आ रहे हैं। जैसे आस्ते आस्ते आएंगे तो मॉलिक्यूल्स के बाहर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपल्शन के नतीजे में इनमें मॉलिक्यूल जो है उसमें पोलराइजेशन या डिस्टार्शन होगी। इसको क्या कहते हैं, इसको आप पोलराइजेशन कह सकते हो, और आप इसको कहते हो डिस्टार्शन, यानी मॉलिक्यूल का शेप बिगड़ना या चेंज होना। ये मॉलिक्यूल बन गया क्या, ये बन गया इंस्टेंटेनियस डायपोल। फॉर इंस्टेंट ये डायपोल बनेगा, ये परमानेंट डायपोल नहीं है। मॉलिक्यूल तो नॉन पोलर था, फॉर एग्जांपल आपने नियॉन गैस ली, कोई चार्ज नहीं है, आपने मीथेन लिया, कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, तो ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं, जब इन कंडीशन पे इसको क्या किया जाएगा, एक दूसरे नजदीक लाया जाएगा, तो फिर क्या होगा कि इसकी जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक साइड हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज एक साइड क्यों होगी, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो इनके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डिस्पर्स होकर चेंज हो जाएंगे, शेप चेंज करेंगे। इसको पोलराइजेशन और डिस्ट्रैक्शन कहते हैं। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये एक इंस्टेंटेनियस डायपोल बनेंगे, इंस्टेंटेनियस डायपोल, यानी ये परमानेंट नहीं, ये टेम्पररी डायपोल है। ठीक है, अब ये क्या करेंगे कि भाई मान लें कि इनके नजदीक एक और जो है मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है जो कि नॉन पोलर है। ठीक है, जो कि नॉन पोलर है, इसके बाहर क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे इसने इंस्टेंटेनियस डायपोल ने क्या किया, अपनी तरफ खींच लिया। ठीक है, अपनी तरफ इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को जैसे ही खींच लिया तो ये इलेक्ट्रॉन खींचे हुए इसकी तरफ आएंगे, तो इसका शेप किस तरह से चेंज हो जाएगा आफ्टर कम इन इंटरेक्शन विथ इंस्टेंटेनियस डायपोल, कि जब ये इंस्टेंटेनियस डायपोल से कांटेक्ट में आएगा इसका शेप किस तरह से हो जाएगा, इसका शेप इस तरह से हो जाएगा, यानी इसके प्रोटॉन इधर चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इधर, और ये जो मॉलिक्यूल है ये आपका इस तरह से पड़ा, इसके इलेक्ट्रॉन इधर है, तो इसको क्या कहोगे, ये तो था आपका इंस्टेंटेनियस डायपोल। ये कौन सा डायपोल है, कोई बताए?
हाँ असद साहब बिल्कुल सही कहा आपने, ये इंड्यूस्ड डायपोल है, ये खुद डायपोल नहीं था। ठीक है, ये इंड्यूस्ड डायपोल यानी ये जो इंस्टैन्टेनियस डायपोल है इसने क्या किया कि पोलरिटी इंड्यूस की, ये पोलर नहीं था, इसको इसने पोलर बनाया। इन दोनों को किसने पोलर बनाया? इन दोनों को इस कंडीशन ने पोलर बनाया। तो ये इंस्टैन्टेनियस डायपोल हुए। इंस्टैन्टेनियस डायपोल बनाएंगे क्या? इंड्यूस्ड डायपोल। अब इंड्यूस्ड इंस्टैन्टेनियस डायपोल में जो अट्रैक्टिव फोर्स होगी इसको आप क्या कहते हो? लंदन डिस्पर्शन फोर्स कहते हो। लंदन डिस्पर्शन फोर्स कहते हो। किसको कहते हो बेटा बताओ? लंदन डिस्पर्शन फोर्स इज द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन व्हाट? बिटवीन व्हाट? इंस्टैन्टेनियस डायपोल एंड इंड्यूस्ड डायपोल। इन दोनों में जो अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होगी इसको हम, और डिस्पर्शन फोर्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये फोर्स डेवलप कैसी हुई है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड के डिस्पर्स होने पे। चलें इसको इधर देखते हैं जरा। बुक क्या कहता है कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर आइदर पोलर और नॉन पोलर। लिक्विड मॉलिक्यूल या तो पोलर होते हैं या फिर नॉन पोलर होते हैं। पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या होगा कि पार्शियल पॉजिटिव एक एंड पे होगी, पार्शियल नेगेटिव दूसरे एंड पे होगी। ठीक है, एंड पार्शियल नेगेटिव चार्जेस ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ऑन देयर अपोजिट एंड तो डायपोल होते हैं। फॉर एग्जांपल अब देखिए हम पढ़ क्या रहे हैं, पढ़ रहे थे लिक्विड। एग्जांपल किसका आ गया? गैस का आ गया। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है कि लिक्विड मॉलिक्यूल, और डिफाइन क्या करें हम? गैस करें। ठीक है, खैर जो भी है इसको करते हैं। तो HCl इज अ पोलर मॉलिक्यूल एंड हैज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन हाइड्रोजन एटम वन एंड एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑन अदर एंड। तो मुझे इतना बताएं, ये एक टेम्पररी डायपोल है, परमानेंट डायपोल है या इंड्यूस्ड डायपोल है? HCl क्या है? व्हाट इज HCl? इंड्यूस्ड डायपोल, इंस्टैन्टेनियस डायपोल, परमानेंट डायपोल? पोलर मॉलिक्यूल हमेशा परमानेंट डायपोल होता है, तो ये एक परमानेंट डायपोल है। ठीक है, अब इस मॉलिक्यूल में दो चार्जेस हैं, एक पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पे पार्शियल नेगेटिव। पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, तो इनमें नेचुरल एक अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होगी कि इस मॉलिक्यूल की नेगेटिव एंड इस मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड को अट्रैक्ट करेगा। इस फोर्स को हम क्या कहेंगे? डायपोल डायपोल इंटरेक्शन कहेंगे। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन कहेंगे। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? The electrostatic force of attraction between positive end of one polar molecule, यानी एक मॉलिक्यूल की पॉजिटिव एंड दूसरे मॉलिक्यूल की नेगेटिव एंड, इनमें जो अट्रैक्टिव फोर्स है इसको हम कहेंगे डायपोल डायपोल इंटरेक्शन कहेंगे या फोर्स कहेंगे, इंटरेक्शन या फोर्स कहेंगे। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, और ये ऑलमोस्ट 1% एज स्ट्रांग एज कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। यानी अगर इनको कोवेलेंट बॉन्ड से कंपेयर किया जाए तो इनकी स्ट्रेंथ जस्ट 1% होती है। ठीक है बेटा, इसको सेव करते हैं। So an example of a liquid in which dipole dipole force exists is the monochloride, reddish brown oily liquid होता है। आयोडीन मोनोक्लोराइड, कि भाई आयोडीन मोनोक्लोराइड जो है, यानी ये आयोडीन क्लोराइड जो है ये एक पोलर लिक्विड है। आयोडीन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव। आयोडीन पे पार्शियल पॉजिटिव, क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव। तो इस मॉलिक्यूल की जो पॉजिटिव एंड है इस मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड को आपस में अट्रैक्ट करेगी। इस इंटरेक्शन को हम क्या कहेंगे? डायपोल डायपोल फोर्स। क्या कहेंगे बेटा? डायपोल डायपोल फोर्स कहेंगे। ठीक है, परमानेंट होते हैं बेटा। An example in which dipole dipole force is sulfur iodine monochloride, ये रेडिश ब्राउन लिक्विड होता है। The more electron of chlorine possess partially negative charge on iodine, के क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा होने की वजह से क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज, इससे पॉजिटिव लगेगी। ठीक है, इसको इधर मूव करते हैं और हम थोड़ा लंदन डिस्पर्शन फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्ड हम कल कर रहे हैं, क्योंकि लंदन डिस्पर्शन फोर्स को हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो जस्ट इसको तो ये भाई है फ्रिट्ज लंदन, जिसने ये फोर्स इंट्रोड्यूस करवाई थी। तो these forces were first represented by German physicist Fritz London. These attractive forces exist among non-polar molecules. तो ये जो एक्सप्लेनेशन हमने दी थी किसके लिए दी थी? नॉन पोलर मॉलिक्यूल के लिए, कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल का जब टेम्परेचर लो करेंगे, प्रेशर हाई करेंगे, टेम्परेचर लो करेंगे, प्रेशर हाई करेंगे, तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के नजदीक आएंगे और इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड में डिस्टॉर्शन या पोलराइजेशन होगी, तो एक इंस्टैन्टेनियस डायपोल बनेगा।
वो इंस्टेंटेनियस डायपोल दूसरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल में पोलरिटी इंड्यूस करेगा। तो लंडन डिस्पर्शन फोर्स क्या होगी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन किसके? इंड्यूस डायपोल और इंस्टेंटेनियस डायपोल, इनको लंडन डिस्पर्शन कहेंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या चीज है कि भाई position among the polar molecules, non-polar molecules which becomes polar temporarily, कि ये जो हमने जितनी भी एक्सप्लेनेशन दी ये टेम्पररी पोलर होंगे। अब जैसे ही कोई मॉलिक्यूल इनको इधर स्ट्राइक करता है, हिट करता है, कोलाइड करता है, तो ये इंटरेक्शन टूट जाएगी। तो ये टेम्पररी डायपोल होते हैं, दोबारा से नॉन पोलर हो जाएंगे। अच्छा, नेवर द लेस गैसोलीन एंड बेंजीन आर नॉन पोलर। ठीक है, तो गैसोलीन यानी पेट्रोल हाइड्रोकार्बन होता है, बेंजीन भी हाइड्रोकार्बन, ये नॉन पोलर होता है, बट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लंडन डिस्पर्शन फोर्स। ऑल्दो ये भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं जितने भी हाइड्रोकार्बन हैं, पर ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। क्यों करते हैं? ड्यू टू लंडन डिस्पर्शन फोर्स। When non-polar substance such as hydrogen, chlorine, fluorine, methane, argon are allowed to liquefy by lowering the temperature at temporary interaction is developed, molecules distortion होगी इनमें of electrons spill out one atom electron, this makes a short-lived polarization of molecule due to instantaneous dipole होगा, फिर वो दूसरे में polarity induce करेगा। तो what is dipole? Dipole force, the attractive force which develop between an instantaneous dipole एंड इंड्यूस्ड डायपोल, इसको आप लंडन डिस्पर्शन फोर्स कहेंगे। इसको हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बताएं, फिर इसके फैक्टर्स को देख लेते हैं। ये देखें, अगर हम बात करें किसकी, तो इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड जब एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इसका शेप क्या होगा? चेंज होगा। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस डायपोल। ठीक है, इंस्टेंटेनियस डायपोल कहेंगे। उसके बाद क्या होगा कि दूसरे मॉलिक्यूल में पोलरिटी इंड्यूस करेगा। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ लंडन डिस्पर्शन फोर्स दो चीजों पे डिपेंड करती है। ठीक है, नंबर पहली बात है कि साइज ऑफ द मॉलिक्यूल, जितनी साइज बड़ी होगी लंडन डिस्पर्शन फोर्स भी ज्यादा होगी। ठीक है, उसके बाद एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, तो आप देखें CH4, इथेन, इसके बाद प्रोपेन, उसके बाद ब्यूटेन, उसके बाद पेंटेन। तो आप देखें जैसे जैसे नंबर ऑफ एटम्स बढ़ते जाएंगे तो लंडन डिस्पर्शन फोर्स क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो इसको आज का यहीं पे खत्म करते हैं। कल इसको थोड़ा पढ़ के है ना, थोड़ा रिवाइज भी कर लेंगे और इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी कर लेंगे। ठीक है बेटा, सर आपके सर पे खड़े हो गए इस वजह से। बाय बाय।